सब्जेक्ट है विषय अधिगम को बढ़ावा देने के लिए। ये टॉपिक आपका है कि विषय अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में मौखिक भाषा के प्रयोग की विकास की रणनीतियां, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में इसको बोलेंगे यानी कि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉर यूजिंग ओरल लैंग्वेज इन द क्लासरूम टू प्रमोट लर्निंग इन द सब्जेक्ट एरिया। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसका ये अर्थ है कि कोई भी कक्ष में अधिगम केवल पुस्तक पढ़ने लिखने एवं सीमित नहीं है। विद्यार्थी सुनकर, बोलकर, प्रश्न पूछकर, चर्चा करके, उदाहरण देकर और विचारों को व्यक्त करने से भी सीखते हैं। इसलिए मौखिक भाषा में विषय अधिगम एक महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि मौखिक भाषा के प्रभावी प्रयोग से विद्यार्थी के विचार, अभिव्यक्ति, तर्क क्षमता, शब्दावली, आत्मविश्वास, चिंतन, समस्या समाधान तथा विषय वस्तु की समझ विकसित, ये है आपका कि समझ विकसित होती है। शिक्षक को ऐसी रणनीति का प्रयोग करना चाहिए जिससे विद्यार्थी सक्रिय रूप से बोले और विषय वस्तु को अपने अनुभव से जोड़ सके। ये हमारी है विषय अधिगम मौखिक भाषा के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कौन कौन से चीज को हम लोग पर ये हो सकता है। तो पहला आपका है समृद्ध शब्दावली का प्रयोग, यानी समृद्ध शब्दावली का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि यूज रिच वोकैबुलरी। हम समृद्ध शब्दावली का प्रयोग करके भी बच्चे को मौखिक भाषा कर सकते हैं। जैसे विषय अधिगम के लिए विद्यार्थी के पास पर्याप्त उपयुक्त शब्दावली होना आवश्यक है और शिक्षक को अपने सामान्य भाषा तक सीमित न रहकर विशेष से संबंधित शैक्षणिक विषय का विशेष शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि विज्ञान में केवल पानी का बदलना कहने के बजाय हम उसको वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं और वर्षण जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा समझेंगे। विज्ञान में अगर पानी बदलना की जगह अगर हम वाष्पीकरण कहते हैं तो ये ज्यादा उसके लिए बेटर है। शिक्षक की क्या भूमिका है समृद्ध शब्दावली के लिए? तो शिक्षक की यह भूमिका है कि नए शब्दों का अर्थ सरल भाषा को समझाना, नए नए जो शब्द हैं उसको सरल भाषा में समझाना शिक्षक का काम है। कठिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कराना, विद्यार्थियों को नए शब्दों का मौखिक प्रयोग कर देना और विषय विशेष की शब्दावली को बार बार प्रयोग करना और विद्यार्थियों को गृह और स्थानीय भाषा में विद्यालयी भाषा के बीच संबंध स्थापित करना, ये होता है समृद्ध शब्दावली का प्रयोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका लाभ क्या है। तो इसका लाभ यही है कि हम लोग को समृद्ध शब्दावली के जब प्रयोग करेंगे तो इसका लाभ यह है कि विषय की समझ बेहतर होती है और भाषाई दक्षता विकसित होती है, अभिव्यक्ति स्पष्टता आती है और एकेडमिक लैंग्वेज विकसित होता है। तो ये हमारा हुआ समृद्ध शब्दावली का। दूसरा है कि परिचर्चा अथवा समूह चर्चा, इसके द्वारा भी हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? तो इसमें आपको करना क्या है कि परिचर्चा में क्या होता है कि शिक्षक विद्यार्थी किसी विषय पर विचारों को आदान प्रदान करते हैं। विचारों को जब आदान प्रदान करेंगे तो वो होगा समूह चर्चा या परिचर्चा। समूह चर्चा में क्या होता है कि विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर विषय पर चर्चा कराई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो क्या शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। विद्यार्थी अपना विचार, अनुभव, तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसकी प्रक्रिया ये है कि विषय को पहले चयन किया जाता है, उसके बाद समूह का निर्माण किया जाता है, उसके बाद विचार विमर्श, उसके बाद तर्क, उसके बाद निष्कर्ष, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीजें की जाती है। तब होगा पहले सबसे पहले हम विषय का चयन करेंगे, फिर समूह चर्चा करेंगे, फिर विचार विमर्श, फिर तर्क प्रस्तुत करेंगे, निष्कर्ष करेंगे, उसके बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे। क्या लाभ है इसको देखा जाए, इसका क्या लाभ है? इसका लाभ यही है, इसका लाभ क्या है भाई? तो इसका लाभ ये है कि समूह चर्चा जो है होने पर, जब समूह चर्चा होगा तो सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है, विद्यार्थियों में सुनने और बोलने की क्षमता बढ़ती है, तर्क एवं आलोचना चिंतन का विकास होता है और संकोची विद्यार्थी को बोलने का अवसर मिलता है। तो ये भी हो सकता है। प्रश्नोत्तर नीति से भी हम लोग मौखिक भाषा बच्चों को करा सकते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटेजी। इससे क्या होता है कि प्रश्नोत्तर मौखिक भाषा के प्रयोग का अत्यंत प्रभावी रणनीति है। इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उत्तर देकर अपनी समझ व्यक्त करते हैं। प्रश्नोत्तर नीति, प्रश्न पूछना, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से भी हम लोग ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रश्न जो होगा ये देखा जाए, प्रश्न जो होगा, प्रश्न केवल तथ्य याद करने वाले ना होकर क्यों, कैसे और क्या होगा यदि अपने शब्दों में समझाइए जैसे होना चाहिए। प्रश्नोत्तर नीति में इसमें क्या होता है कि जैसे विज्ञान में शिक्षक अगर प्रश्न पूछे तो पौधे को सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है, क्यों, कब, कैसे, ये सब जब प्रयोग होता है तो प्रश्नोत्तर नीति है। इसके बाद यदि पौधों को लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश न मिले तो क्या होगा, ये देखिए क्या हो गया। यदि विद्यार्थी केवल उत्तर याद नहीं करते हैं बल्कि कारण और परिणाम के बारे में सोचते हैं,
इसका लाभ क्या है? लाभ यह है कि पूर्व ज्ञान को पता चलता है, जिज्ञासा बढ़ती है, चिंतन क्षमता विकसित होती है और शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने की सहायता मिलती है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदाहरण पर विधि। इसके माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। उदाहरण पर विधि से मौखिक भाषा का होगा। उदाहरण पर विधि क्या है? उदाहरण पर विधि का मतलब होता है एग्जाम्पल मेथड। इसमें क्या होता है? कठिन एवं अमूर्त विषय वस्तु को समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। जो भी चीजें बच्चे जो अमूर्त है, बच्चे नहीं जानते हैं या जो कठिन सी चीजें हैं, उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल का हम लोग प्रयोग करते हैं। इससे एग्जाम्पल विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाता है या सरल को से कठिन की ओर ले जाता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, गणित में प्रतिशत पढ़ाते समय शिक्षक कह सकता है यदि किसी वस्तु को 20% छूट दी गई है तो इसका अर्थ क्या है? एग्जाम्पल हो गया। तो विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से दुकानों पर देखे गए डिस्काउंट से इसे जोड़ सकता है। अच्छे उदाहरण की क्या विशेषता होती है? कि सरल और स्पष्ट होता है। अच्छे एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? कि सरल और स्पष्ट होना चाहिए, विद्यार्थियों के अनुभव से जुड़ा होना चाहिए, विद्यार्थियों को अनुभव से जुड़ा होना चाहिए, यानी बच्चे जो पहले जानते हैं वही चीज आप एग्जाम्पल दीजिए। विषय के अनुरूप होना चाहिए, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए और अनावश्यक रूप से जटिल नहीं होना चाहिए। इसका लाभ क्या है? लाभ देखा जाए, उदाहरण का लाभ यह है कि उदाहरणों से कठिन अवधारणाएं अधिक आसानी से समझ में आती है और लंबे समय तक याद रहती है। पांचवा है व्याख्या पर विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड। इसमें क्या है कि व्याख्या का क्या अर्थ है? तो किसी तथ्य या सिद्धांत, घटना या अवधारणा को क्रमबद्ध और तार्किक ढंग से समझाना। जब तार्किक ढंग से हम किसी चीज को समझाते हैं, तथ्य या सिद्धांत या घटना को, तो वो होता है व्याख्या। शिक्षक को व्याख्या करते समय सरल भाषा का उचित उदाहरण और विषय संबंधी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कर रहे हैं तो सरल भाषा का यूज कीजिए और उचित उदाहरण दीजिए और विषय संबंधी शब्दावली का प्रयोग आपको करना है। फिर नेक्स्ट देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर इसको देख सकते हैं कि अगर हम ऐतिहासिक घटना के बारे में अगर कर रहे हैं, ऐतिहासिक घटना के बारे में अगर हम करेंगे, ऐतिहासिक घटना के बारे में करेंगे तो क्या होगा? इतिहास के किसी ऐतिहासिक घटना का व्याख्या करते समय शिक्षक को पृष्ठभूमि के बारे में बताना होगा, उसके बाद कारण बताइए, उसके बाद घटना, परिणाम, तब महत्व। ये क्रम से समझा सकता है, तब ये जो है एग्जाम्पल विधि प्रभावी होगा। व्याख्या विधि में क्या होता है कि व्याख्या विधि का सिद्धांत ये होता है कि भाषा सरल होना चाहिए, विचार क्रमबद्ध होना चाहिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया जाए, उपयुक्त उदाहरण दिए जाए और विद्यार्थियों के बीच बीच प्रश्न पूछे जाए। ये चीज होता है। नेक्स्ट देखा जाए स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि क्या है? क्लियरिफिकेशन मेथड। क्लियरिफिकेशन मेथड जो होता है, ये होता है कि जब विद्यार्थी क्या करता है, जब विद्यार्थी किसी अवधारणा को शब्द कथन या प्रक्रिया को समझने में कठिनाई होती है तो शिक्षक उसे पुनः सरल और स्पष्ट रूप से समझाता है, क्लियरिफिकेशन करता है। क्या करता है कि जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करता है कि सरल और स्पष्ट रूप से समझाता है, इसे स्पष्टीकरण कहा जाता है। यानी यदि विद्यार्थी पूछता है कि संघनन क्या होता है तो शिक्षक कह सकता है कि जब जलवाष्प ठंडी होकर फिर से छोटी से छोटी जल बूंदों में बदलती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ये हमारा इस तरह से आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं। जैसे ठंडे गिलास को बाहर पानी की बूंदे दिखाई देना, ये क्या है? संघनन है। लाभ इसका क्या है कि भ्रम दूर होता है, इसका प्रयोग करने से भ्रम दूर होता है और धारणाएं स्पष्ट होती है और गलत धारणा में सुधार होती है। विद्यार्थी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित होता है। विवरण पर विधि देखा जाए, विवरण पर विधि डिस्क्रिप्शन मेथड ये होता है कि विवरण का अर्थ क्या होता है कि विवरण का अर्थ है किसी वस्तु, घटना और प्रक्रिया को परिस्थिति की क्रमबद्ध जानकारी प्रस्तुत करना। इसे शिक्षक अपने विषय के विभिन्न पहलुओं को क्रम से बताता है। क्रम से बताने की प्रक्रिया को विवरण पर विधि कहते हैं, डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि भूगोल में जल चक्र का विवरण देते समय क्या क्या कर सकते हैं कि वाष्पीकरण, जलवाष्प, उसके बाद संघनन, उसके बाद बादल, उसके बाद वर्षा, उसके बाद जल का पुनः संग्रह का क्रम बताया जा सकता है। ये क्रम से आप बताएंगे तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, इसकी विशेषता क्या होती है डिस्क्रिप्शन मेथड का? इसका विशेषता ये होता है कि ये क्रमबद्ध होता है और क्रमबद्ध होता है, ये स्पष्टता होती है इसमें, और क्या होता है? क्रमबद्ध होता है, स्पष्टता होती है, तथ्यात्मक होता है, उचित शब्दावली होता है, विषय के विभिन्न पहलुओं का समावेश होता है। इसका लाभ देखिए क्या होता है, विद्यार्थियों को किसी प्रक्रिया घटना की पूरी संरचना समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट होता है वर्णन विधि से भी हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नरेशन या डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये क्या है भाई?
कि वर्णन में किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटना और परिस्थिति की विशेषताओं को शब्दों के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि विद्यार्थी उसका मानसिक चित्र बना सके। माइंड में को एकदम पूरी तरह से माइंड में रखने की बात को, व्यक्ति के बारे में अगर सारा चीज बता दिया गया, वो मानसिक रूप से उसके मानसिक चित्र बन जाए तो उसको बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड। क्योंकि इतिहास पढ़ाते समय क्या करेंगे, जब इतिहास हम पढ़ा रहे हैं तो किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन किया जा सकता है, जब भूगोल पढ़ा रहे हैं तो नदी, पर्वत, प्राकृतिक क्षेत्रों का वर्णन कराया जा सकता है। इसका हम लोग देखते हैं कि इसका कक्षा में प्रयोग कैसे करते हैं। शिक्षक पहले वर्णन करना चाहिए, उसके बाद विद्यार्थी से कहे कि जब आप अपने शब्दों में इस स्थान, घटना और का वर्णन कीजिए, तो इससे विद्यार्थी क्या करेगा, सक्रिय रूप से मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका लाभ देखिए, लाभ क्या होता है, कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है, उसके बाद शब्द भंडार भी बढ़ता है और व्यक्ति क्षमता विकसित होती है, विषय वस्तु को मानसिक रूप से समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखा जाए, 9वां जो है कहानी कथन पर विधि। इससे भी हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इसको लिए मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। कहानी कथन में क्या होता है कि एक अत्यंत प्रभावी मौखिक भाषा प्रविधि है जिसके माध्यम से कठिन विषयों को रोचक एवं सरल बनाया जा सकता है कहानी के माध्यम से। क्योंकि शिक्षक किसी विषय को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और बाद में विद्यार्थियों से कहानी के आधार पर कर सकता है। धन्यवाद।